टाइम एक्सक्लूसिव, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए चुनावी चंदा जिसको सियासी धंधा बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। दुनिया की दरअसल सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पर यह आरोप है और लगभग 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा देश में सबसे ज्यादा चंदा पाने की रेस में भी पहले नंबर पर है। ये जानकारी इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जैसे ही चुनाव आयोग को दी, हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने बीजेपी पर चंदे के बदले धंधा देने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों का डर दिखाकर पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए, क्योंकि फैक्ट यह है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को मिल रहे वोट प्रतिशत में भले बहुत बड़ा अंतर आपको ना नजर आए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलने वाली चंदे की राशि में जमीन आसमान का अंतर है। और यह अंतर है 82 और 8% का। कुल मिलाकर के 2014 के बाद आम आदमी की कमाई भले ज्यादा न बढ़ी हो, लेकिन बीजेपी छप्पर फाड़ चंदे से मालामाल जरूर हो चुकी है। आज देखिए इसी का पूरा विश्लेषण। जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। जब इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं और खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा बीजेपी को तो मिला है ना। एसआईआर के बाद दर्दे चंदा और चंदा या धंधा, इसी को लेकर नई बहस छिड़ गई और इसकी जड़ में है राजनीतिक दलों को साल 2024-25 में मिला डोनेशन, जिसमें एक बार फिर बीजेपी सबसे आगे। लिहाजा विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चंदे के बदले धंधा दिया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक चंदे को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के बीच काफी असमानता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक कुल राजनीतिक चंदे का 82% अकेले बीजेपी को दिया गया है। इसके बाद 8% कांग्रेस को मिला, जबकि बाकी सभी राजनीतिक दलों को 10% चंदा मिला है। राजनीतिक चंदे में इस असमानता को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के चंदे में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह कुछ कारोबारी घरानों को लाभ पहुंचाना है, तो दूसरा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुइस्तेमाल करके इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला, जिनके उनको रेड करो या रेड की धमकी दो, तब वो कंपनी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं और खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा बीजेपी को तो मिला है ना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी की ताकत है कि अगर कांग्रेस को दोगे तो रेड पड़ेगी, हमें दो। और ये रिश्वत है, ये तो रिश्वत है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिनसे लिया था उनको फेवर किया गया था, लॉटरी वालों को फेवर किया गया था, सबको फेवर किया गया। अब जो टाटा है उसको 44,000 करोड़ का आप सब्सिडी दे करके करीब 800 करोड़ रुपये आपने दान ले लिया। अरे लूट हो रही है इस देश में, ये डकैती हो रही है इस देश के अंदर। कोई कानून रह गया इस देश के अंदर? क्या अब कोई नियम कानून रह गया? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ चला गया भाई? कांग्रेस के सांसद मरियम टैगोर ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के आंकड़ों का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। मरियम टैगोर की पोस्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को करीब 36.6% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 21.2% वोट मिले। कहा गया कि ये जनता की लोकतांत्रिक पसंद है। इसके बाद 2024-25 में राजनीतिक चंदे का जिक्र किया गया, जिसके मुताबिक बीजेपी को 82% और कांग्रेस को सिर्फ 8% से भी कम चंदा मिला। मरियम टैगोर ने इसके बाद भारतीय लोकतंत्र का गणित समझाया कि 36.6% वोट पर 82% चंदा और 21.2% वोट पर 8% से कम चंदा। इसी के साथ मरियम टैगोर ने लिखा कि यह बाजार का भरोसा नहीं है, ये ढांचागत भेदभाव है। इससे पहले शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद
रणदीप सुरजेवाला ने राजनीतिक चंदे के भेदभाव का मामला उठाया था। तब गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच एजेंसियों का डर दिखाया जाता है, फिर चंदे के बदले केस खत्म कराए जाते हैं। सर, इस आर्थिक अंतर जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। मेरे सहयोगी अजय माखन जी ने यह भी बताया था कि बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ जमा है, बाकी सब पार्टियों के 1%। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इस तरह के आरोप 2024 में उस समय भी लगे थे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले राजनीतिक चंदे की जानकारी सार्वजनिक की गई थी। तब कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए जिन्हें राजनीतिक लाभ देने का आरोप बीजेपी पर लगा था। इसका जिक्र भी 15 दिसंबर को राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने किया था। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया। उसके 5 दिन बाद सिर्फ उनकी कंपनी औरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। नवंबर 2023 में 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। लॉटरी किंग मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर रेड होती है। यह कंपनी अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में बीजेपी को 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। 13 अक्टूबर 2019 को मेगा इंजीनियरिंग के ठिकानों पर 15 शहरों में रेड होती है। मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी को 586 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। सर, सवाल बड़ा सीधा है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे तो कौन चुनाव लड़ पाएगा और लोकतंत्र कैसे बचेगा? अब विपक्षी नेता राजनीतिक चंदे को लेकर लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं? तो राजनीतिक चंदे का सीधा कनेक्शन चुनाव से है। जिस दल के पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो चुनाव प्रचार में उतना ही ज्यादा खर्च कर पाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे विपक्षी दल, इन सभी दलों का आरोप है कि किसी एक विशेष सत्ताधारी दल को ज्यादा चंदा मिलने का सीधा मतलब सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई रीजनल पार्टियों को बहुत ज्यादा चंदा मिलता है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जितने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जितना बड़ा उनका एरिया है या एक राज्य तक सीमित अगर है, फिर भी अनुपात में देखेंगे तो चंदा काफी ज्यादा होता है। वहीं कुछ दलों को, राष्ट्रीय दलों को जब वो सत्ता में रहते हैं तो ज्यादा चंदा मिलता है, सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कम चंदा मिलता है। तो ये एक परंपरा सी बनी हुई है। इसमें कभी भी कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन उससे पता तो लगा कि इस पार्टी को कितना पैसा मिला था। ऐसे तो बड़े जो इंडस्ट्रियल घराने हैं उन्होंने अपने ट्रस्ट बनाए हैं जो जिसके जरिए वो चुनावी चंदा देते हैं। जैसे ही इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक चंदे पर रिपोर्ट जारी की, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी गोपनीय एजेंडे के तहत एक देश एक कारोबारी पर फोकस करके राजनीतिक चंदा जुटा रही। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, एक का धंधा एक से चंदा। भाजपाई लोग इसी सिद्धांत के तहत देश के हर कारोबार को कुछ एक हाथों में ही समेट देना चाहते हैं, जिससे चंदे के लिए अलग अलग जगह न जाना पड़े। अपने पैसों की महाभूख के लिए बाकी कमी का वो सरकार और भाजपा संगठन में बिना ना नुकुर के हामी भरने वाले चाबी के खिलौने को बिठाकर पूरा करना जानते हैं। किसी भी देश के लिए किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार की भावना घातक साबित होती है, फिर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक या सामाजिक वर्चस्व का क्षेत्र। आज भाजपा सरकार जिस तरह से किसी न किसी बहाने से अन्य औद्योगिक घरानों को खत्म करके समस्त आर्थिक गतिविधियों को अपने गिने चुने लोगों के नियंत्रण में देने के लिए आमादा है, ये कोशिश बहुत गंभीर और खतरनाक परिस्थिति को जन्म देगी, जिसका अगला कदम अनियंत्रित मुनाफाखोरी व महंगाई और अंततः महाभ्रष्टाचार होगा। जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे।
हम तो आपके सामने मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दें। राजनीतिक चंदे पर वित्त वर्ष 2024-25 के रिपोर्ट ने विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि 2026-27 में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में अप्रत्याशित जीत हासिल की है, उसे देखते हुए विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ना लाजमी। नहीं, अखिलेश जी ने जो आज बात कही है वो पूर्णतः सही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े कारोबारियों को हटा के सिर्फ कुछ चुनिंदा कारोबारियों को प्रमोट कर रही है और देश की एक बहुत बड़ी संपदा वो कुछ एक या दो गिने चुने कारोबारियों के पास जा रही है, उससे आगे भविष्य में खतरा बढ़ सकता है। राजनीतिक चंदे की वजह से नया सियासी संग्राम तो छिड़ गया है, जिसे लेकर विपक्षी दल हमलावर है और बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तरफ से एक एक्स पोस्ट को कोट करते हुए कमेंट जरूर किया गया है। प्रदीप भंडारी ने लिखा, कांग्रेस नेताओं को यह एहसास होने पर दुख हुआ कि राहुल गांधी ने वित्तीय पारिस्थिति तंत्र को राजनीतिक एनपीए माना है। चुनावी चंदे का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर ये सवाल खड़े किए हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिल रहा है उसमें इतनी ज्यादा असमानता क्यों है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा किस आधार पर मिला है, ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और इसको एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाने की तैयारी में है। हालांकि मिले हुए जो चंदे की राशि पे अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी के राजनीतिक चंदे में कई गुना उछाल आया है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि 2014 में बीजेपी का बैंक बैलेंस 295 करोड़ रुपए था, जो कि 2024 में 10,107 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस डेटा के साथ बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली से प्रशांत देव और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों ने चंदा लेना शुरू किया था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम को असंवैधानिक माना, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी महसूस की गई। देश की जनता को पता ही नहीं चलता था कि किस संस्थान ने किस दल को कितना चंदा दिया और इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत थी जो पहले से चल रही थी और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट था। इसके जरिए राजनीतिक चंदा देने में तेजी आई। अब इसी सिस्टम ने विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए क्यों और कैसे। नौ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जब से राजनीतिक चंदे का कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपा है, विपक्षी दल आक्रामक है, चंदे के बदले धंधे के आरोप लगा रहे हैं और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए दिया गया। इलेक्टोरल ट्रस्ट 2024 से पहले भी वजूद में थी। इन ट्रस्ट को कंपनियों द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे की सुविधा मिली तो कंपनियों ने इसे महत्व दिया। वजह यह रही कि इसमें पहचान गुप्त रहती है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होती है, जो सार्वजनिक की जाती है। इससे पता चलता है कि किस दल को किस कंपनी से कितना चंदा मिला और यही विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है। राजनीतिक दलों को जो चुनावी चंदा उद्योग घरानों से मिलता है उसको नियंत्रित करना आसान नहीं है। वैसे भी जब कोई पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो चंदा लेने का अधिकार उसको संवैधानिक रूप से मिल जाता है। तो जब चंदा लेने का अधिकार मिला हुआ है तो फिर चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट दे या आम आदमी दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिनको नहीं मिलता है या जिनको कम मिलता है वो आवाज उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हीं पार्टियों को, अगर वो सत्ता में थी, उन्हें मिलता रहता है तो वो न नियंत्रित करने की बात करती हैं, न चंदे के मौजूदा ढांचे को लेकर कोई सवाल खड़ा करती हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कंपनियां इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं कि वो किस दल को कितना राजनीतिक चंदा देती। इसके लिए कंपनियां अपना मुनाफा देख रही हैं, यानी जिस कंपनी को जितना ज्यादा मुनाफा हो रहा है वो उसी के मुताबिक राजनीतिक चंदा बांट रहा है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होगी,
जाहिर है उसी दल को उतना ही ज्यादा राजनीतिक चंदा मिलेगा। और इस मामले में बीजेपी केंद्र के साथ साथ ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाए हुए है। वैसे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कंपनी या संस्था किसी राजनीतिक दल को बराबर चंदा देने के लिए बाध्य हो। यही वजह है कि जहां सत्ताधारी दल को इसका फायदा मिलता है और विपक्षी दल इससे काफी पीछे छूट जाते हैं। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अब ये जो 82 और 8% का अंतर है राजनीतिक चंदे को लेकर, उसे समझिए। 2024-25 में राजनीतिक चंदे को लेकर 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चुनाव आयोग को कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट सौंपी है। इसमें से 4 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चंदा देने की घोषणा नहीं की है। जिन 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चंदा दिया है उसका डेटा हम आपको दिखाते हैं। सिलसिलेवार देखते जाइए किसने किसको कितना चंदा दिया, कितना डिफरेंस इसमें नजर आता है साफ तौर पर, क्योंकि यही आधार बना है इन आरोपों का। तो सबसे ज्यादा चंदा देने वाला सबसे पहला प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम है। इसने कुल मिलाकर के 2,668 करोड़ 46 लाख का चंदा दिया। इसमें से बीजेपी को मिले 2,180 करोड़ 71 लाख, जबकि कांग्रेस को मात्र 216 करोड़ 3 लाख, अन्य पार्टियों को 271 करोड़ 72 लाख का। इसके बाद प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट का नंबर आता है। कुल चंदा 914 करोड़ 97 लाख का। इसमें से बीजेपी को 757 करोड़ 62 लाख मिल जाते हैं, मात्र 77 करोड़ कांग्रेस को, 77 करोड़ 34 लाख, अन्य को लगभग 80 लाख है। तीसरे नंबर पर है न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। कुल 160 करोड़ का चंदा, बीजेपी को इसमें से 150 करोड़, मात्र 5 करोड़ कांग्रेस को और 5 करोड़ ही अन्य सियासी पार्टियों को जाता है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम, जिसके माध्यम से 35 करोड़ 65 लाख का चंदा दिया गया। इसमें से 30 करोड़ 15 लाख बीजेपी को गए। इस ट्रस्ट से कांग्रेस को कोई चंदा नहीं मिला, अन्य को मिला 5 करोड़ 50 लाख का चंदा। अब एक और देखिए, ट्रियम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने भी चंदा दिया 25 करोड़ का चंदा। 21 करोड़ भाजपा को चला जाता है, कांग्रेस खाली हाथ रह जाती है, अन्य को मिलता है 4 करोड़। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किसको क्या दिया? 6 करोड़ का चंदा दिया। इसमें से आधा यानी कि 3 करोड़ बीजेपी को गया, 3 करोड़ अन्य को गया, कांग्रेस को यहां से भी कोई चंदा नहीं मिला। जबकि जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 1 करोड़ 2 लाख का चंदा दिया और सारा का सारा चंदा जो है न बीजेपी न कांग्रेस को अन्य के खाते में चला गया। 19 लाख का चंदा मिला जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ से, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के खाते में आधा आधा बट गया, यानी साफ तौर पर एक तरफा चंदा गया सत्ताधारी भाजपा को। हालांकि यह इन ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वो चंदा किसको कितना देना चाहती है, लेकिन क्यों देना चाहती है यही विवाद का कारण है। और इसी को लेकर आरोप है कि धंधे के बदले चंदा दिया जा रहा है एक तरफा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और दूसरा कारण एजेंसियों का डर दिखाकर। और चंदे का यह एक तरफा प्रवाह चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। बहरहाल ये लड़ाई